हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। मैं हूं निधि और यहाँ पे आपको पता है कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि जो आदिकालीन साहित्य है वो 3 भागों में, ब्रॉडली 3 भागों में आपको कहीं कहीं और पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन 3 भागों में विभक्त है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ प्रथम कवि कौन थे और आदिकालीन साहित्य की विशेषता क्या थी ओवरऑल में, ये हमने देख लिया है। अब उसको क्योंकि डिटेल से हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न वहाँ से बनते हैं, प्रश्न वहाँ से बने हैं, तो इस वजह से हम अब एक एक करके तीनों तरह के साहित्यों को देखेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य से। लौकिक साहित्य से भी प्रश्न बने हैं, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि 100 प्रश्नों का जो आपको एक प्रैक्टिस सेट है वो मैं कराऊंगी। तो उसमें आप खुद ही देखेंगे कि ओवरऑल कंपेयर अगर करें, हम थोड़ी तुलना करते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य से ज़्यादा पूछा गया है। हालांकि हम पढ़ेंगे तीनों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सिद्ध साहित्य पे। तो सिद्ध साहित्य के बारे में आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको जैसे बता रखी थी कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84, ये पूछा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि जो सिद्ध साहित्य बेसिकली माना जाता है कि हिंदी साहित्य का जो शुरुआत हुआ वो सिद्धों ने ही किया, सिद्धों से ही हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो, ठीक है, वज्रयान शाखा के जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि तंत्र मंत्र, स्त्री संसर्ग, ये सारी चीज़ों से जो है मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है और वही सिद्ध कहलाए। अब जिन लोगों ने सिद्ध प्राप्ति कर ली वही सिद्ध कहलाए, ठीक है। तो 84 लोग थे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। सबने अलग अलग, राहुल सांकृत्यायन ने भी इन 84 सिद्धों का जो है वर्णन किया है, इनका नाम जो है इसका उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया है। अब देखिए, अब जैसे राहुल जी ने प्रथम कवि किसे माना, उन्होंने सरहपा को माना। लेकिन अगर पूछता है रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सिद्ध किसे माना है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने मेंशन किया है, उसमें उन्होंने जो उल्लेख किया है पूरे 84 सिद्धों का, उनमें उन्होंने प्रथम सिद्ध लुहीपा को माना है, लुहीपा को। और अंतिम उन्होंने भलीपा को माना है। किसको माना है? भलीपा को। प्रथम लुहीपा, अंतिम भलीपा। तो भला उल्टा कर दीजिए, लाभ है ना, ल से लहीपा और भ से भलीपा, अंतिम माना। तो अब ये जो 84 सिद्ध आपके थे, ठीक है, वो उनकी एक विशेषता थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया सरहपा, लुहीपा, भलीपा, है ना। तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि सबके नाम के आगे पा लगा हुआ है, सबके नाम के पीछे मतलब लास्ट में क्या लगा हुआ है? पा लगा है। तो ये जितने भी सिद्ध 84 सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? पा लगाते थे। तो ये एक जो है पॉइंट है, इसकी विशेषता है। इसके बाद फिर इनकी भाषा की बात करते हैं। तो लोक भाषा, देश भाषा, सांध्य भाषा, माधवी अपभ्रंश, ये सारे नाम आपको जब इनकी भाषा की बात आती है तो सुनने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों मिलता है ना। तो देखिए, लोक भाषा बेसिकली ये यूज़ करते थे, नॉर्मल उनकी हिंदी थी, या कह सकते हैं बोलचाल की भाषा जो है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे बोलचाल की भाषा ही माना है, वो थी। भरत मुनि ने इस भाषा को देश भाषा नाम दिया। क्या नाम दिया? देश भाषा नाम दिया भरत मुनि ने लोक भाषा को। देश भाषा यानी देश की भाषा, देश के लोग जो बोलते हैं वही भाषा, ये नाम दे दिया। आपको संध्या भाषा या फिर सांध्य भाषा लिखा हुआ दोनों में से, क्योंकि दोनों चीज़ मेरी नज़र के सामने पड़ा है तो बता रही हूँ, दोनों मिल सकता है, एक ही चीज़ हुई, सांध्य भाषा, संध्या भाषा। बेसिकली संध्या भाषा ही मान्य है, ज़्यादा सही है। तो संध्या भाषा भी आपको कहीं कहीं भी देखने को मिल सकता है कि सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी, सिद्धों की जो भाषा थी, वो क्या कहलाई? तो वो संध्या भाषा कहलाई। बेसिकली इसमें आम लोग जो बात करते हैं, जनसाधारण की जो भाषा होती थी उसका प्रयोग होता था। अगला आप कहा जाता है कि सिद्ध जो साहित्य था उसमें वेद, उपनिषद, यज्ञ, इन सारी चीज़ों का विरोध किया गया था, है ना। इन्होंने जाति पात, वेद, धर्मी, पूजा पाठ, इन सब का जो है विरोध किया। हालांकि तंत्र मंत्र द्वारा सिद्ध प्राप्त करना इनका जो है मेन उद्देश्य था। तो यहाँ पे एक ये चीज़ मिलती है कि इसमें वेद, उपनिषद, यज्ञ जैसी चीज़ों का खंडन किया गया है, विरोध किया गया है, ठीक है, सिद्धों द्वारा। इसके बाद अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना कि जो जनसाधारण की भाषा थी, देश की भाषा थी, वही प्रयोग करते थे, जो कि अपभ्रंश मिश्रित थी। माधवी अपभ्रंश नाम इसके लिए आपको कहीं पे मिल सकता है। गेय पदों की परंपरा जो है वो हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। गेय पदों की परंपरा, तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। मैं सारे वही पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए और पॉइंट वाइज ही बताऊंगी ताकि आप उसको ईजिली याद रख पाएँ। और चाहे तो आप नोट्स बनाते रहिए अपने, ठीक है। तो गेय पदों की परंपरा आपको देखने को मिलती है सिद्ध साहित्य में। ये कैसे प्रश्न आएगा अब आपका? ऐसा नहीं आ जाएगा कि गेय पदों की परंपरा कहाँ देखने को मिलती है, ये नहीं आएगा आपका प्रश्न। ऐसे बनेगा कि निम्न में से
कौन से सिद्ध साहित्य की एक विशेषता नहीं है या वो एक विशेषता है, तब उस ऑप्शन में ही आपको मिल सकता है कि गेय पदों की परंपरा, अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा, ठीक है, और आपका भाषा की बात, वेद उपनिषद यज्ञ का विरोध, इस तरह के फिर उसमें आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, एक ये आपका पॉइंट आता है कि सिद्धों का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, तो वो श्री पर्वत था। मुख्य केंद्र माना जाता है सिद्धों का श्री पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। महामुद्रा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे मिलता है आपको सिद्ध साहित्य के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो महामुद्रा शब्द, इससे प्रश्न बन चुका है कई बार, थोड़ा सा हम इसे समझ लेंगे। महामुद्रा शब्द, तो मैंने आपको जब इसका इंट्रो दिया था सिद्ध साहित्य का, तो बताया था कि इनका ऐसा मानना था कि स्त्री संसर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए, सिद्ध प्राप्त करने के लिए, या कुल मिला के निर्वाण के लिए, ऐसा इनका मानना था। और स्त्री संसर्ग को ही एक शब्द महामुद्रा दिया गया था। अब ये जो थे वो गृहस्थ जीवन के तो विरोधी थे, सिद्ध जो थे गृहस्थ जीवन का तो ये विरोध करते थे, लेकिन स्त्री संसर्ग को बहुत आवश्यक मानते थे, स्त्री के सहयोग को बहुत आवश्यक मानते थे एक निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, महामुद्रा शब्द से प्रश्न बन चुका है। इसके बाद आता है ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है, तीन तरह से आपसे प्रश्न ही बन सकता है सरहपा को लेकर। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिल सकते हैं बिल्कुल। सहज यान के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में। तो सहज यान के प्रवर्तक पूछ ले, चाहे महासुखवाद के प्रवर्तक पूछ ले, चाहे पंचमकार के प्रवर्तक पूछ ले, सबके प्रवर्तक कौन होंगे, सरहपा ही होंगे। इनका नाम आपको कहीं ना कहीं सरहपा मिल जाएगा, कहीं आपको सरहपाद मिल जाएगा। बेसिकली पा, जैसे मैंने बताया कि हमेशा ये लोग पा जो है अपने नाम के पीछे लगाते थे, इसलिए सरहपा ज़्यादा फेमस है। बाकी इनका नाम सरहपाद आपको मिल जाएगा, ये कि मैंने लिखा है सरोज वज्र मिल जाएगा, और राहुल भद्र भी कहीं कहीं पे मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही व्यक्ति हैं, सरहपा, सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सब एक व्यक्ति हैं, ठीक है। नाम इनको याद कर लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न पूछता है, और ये तीन याद कर लीजिए, सहजयान, महासुखवाद, पंचमकार, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख ली सिद्ध साहित्य से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इनकी विशेषता क्या पूछी जा सकती है। अब साहित्य कौन कौन से हैं, रचनाएं कौन कौन सी हैं, उसके रचनाकार कौन कौन से, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो हमने वो पॉइंट्स लिखे हैं जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा बने हैं, जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, और जो पॉइंट्स आपको किसी कीमत पे नहीं बोलना है। बाकी लिस्ट तो प्रोवाइड कराई ही जाएगी, वो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए सरहपाद, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनके बारे में वैसे बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है, जैसे इनके नाम और क्या क्या थे, इन्होंने किस किस की जो है स्थापना, किस किस चीज़ के प्रवर्तक थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ना। अब बात करते हैं इनकी रचना, जो सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ जितनी अभी तक पूछी जाती है रचना, वो दोहा कोश पूछी जाती है। अब दोहा कोश से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे दोहा कोश का टाइम कितना था, ठीक है। तो दोहा कोश की रचना किसने की है, दोहा कोश किस साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, इस तरह से प्रश्न कई सारे इससे बने हुए हैं। तो दोहा कोश आपको याद रखना है, सरहपाद इसके रचयिता है, 769 ईस्वी जो है इसका समय माना जाता है। और एक और प्रश्न इनसे जो है बना है कि सरहपाद की कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, कितनी रचनाएं जो है प्रमाणिक हैं। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी इट्स नॉट मॉक टेस्ट, 32 रचनाएं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 32 रचनाएं सरहपाद की मानी जाती हैं, जिसका प्रमाण मिलता है। इसके बाद सबरपा हैं, सबरपा हैं, तो जिनका एक ये मिल जाता है आपका चर्यापाद। ये एक्चुअली सिद्धों का, इससे एक क्वेश्चन और बना हुआ है। चर्यापाद जो है वो सिद्धों का व्यवहारिक कह सकते हैं कि साहित्य था, व्यवहारिक ग्रंथ था, ऐसा कह सकते हैं। व्यवहार संबंधी जो है ये ग्रंथ आप माना जाता है। तो व्यवहार शब्द चर्यापद के साथ में जुड़ा हुआ होता है, आपको याद रखना है। चर्यापद, व्यवहार, व्यवहार, चर्यापद, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप क्या जाते हैं, डोमिपा, डोमिपा याद रखिएगा। नाम थोड़े से सब में पापा लगा है, अजीब है, पर यस इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षराधिकोपदेश। तो ये रचना इनकी याद कर लीजिए। योगचर्या इसमें जो है ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है, योगचर्या याद रखिए, ज़्यादा पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक मैंने नाम इंक्लूड कर लिया है, कन्हपा, क्योंकि कन्हपा से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में क्वेश्चन एक बना था कि इनकी कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न बनता है एक्चुअली। तो 74 रचनाओं इनका मिल जाता है। अब वैसे आप सोचेंगे सभी की कुछ कुछ रचनाएं तो होंगी, तो फिर इम्पॉर्टेंट क्या क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है इनका क्योंकि सिद्ध साहित्य जितने भी सिद्ध हुए थे उनमें से सर्वाधिक ग्रंथ इन्होंने ही लिखे, कन्हपा ने लिखा। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि बताइए
कि सिद्ध साहित्य में मतलब आपका जो है सबसे अधिक ग्रंथ कौन से सिद्ध ने लिखी या सबसे अधिक रचनाएं किसकी मिलती हैं, प्रमाणिक हैं, या किसका उल्लेख मिलता है। इस तरह का मतलब घुमा फिरा के शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अर्थ वही है कि सबसे ज़्यादा रचनाएं करने वाले सिद्ध थे कन्हप्पा। याद रखिएगा 74 रचनाएं हैं कन्हप्पा की, 74 रचनाएं, सरहप्पा की 32 रचनाएं, रट लीजिए। इसके बाद एक लुहीपा नाम मैंने स्टार लगा रखा है यहाँ पे। लुहीपा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सिद्ध लुहीपा को ही माना है, तो इस वजह से लुहीपा जो है ये 84 सिद्धों में सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कौन माने जाते हैं, तो लुहीपा माने जाते हैं। सर्वप्रथम कौन माने जाते हैं, तो माने तो जाते हैं सरहप्पा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन माने जाते हैं, लुहीपा माने जाते हैं। इसलिए ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इतना जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, बहुत टू द पॉइंट पढ़ाया है, कहानियाँ नहीं सुनाई है कि ऐसा भी है वैसा भी है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, जैसे रचना और उनके रचनाकार आपको याद भी करने पड़ेंगे। बाकी 100 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, वहाँ पे भी हम जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि जितनी चीज़ें भी पढ़ा रही हूँ, जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसी में से फंसेगा, अतिरिक्त नहीं फंसेगा, क्योंकि सारे वो पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते चल रहे हैं। तो ये तो सिद्ध साहित्य के बारे में आप इतना पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है। बाकी एक बार प्रैक्टिस सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सबकी एक डिमांड है कि क्लास को जो है, क्लास का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाया जाए, करीब आधे घंटे की क्लासेस जो है चलाई जाएँ। प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो अभी आप जब इस पूरा हमारा आदिकालीन साहित्य कंप्लीट होगा तो 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपकी करीब 1 घंटे की चलेगी, परेशान नहीं होना है। मेरा ऐसा मानना है कि क्लासेस हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ें, टॉपिक पढ़ें, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत लेंदी क्लास में क्या होता है कि अगर क्लास लाइव चल रही है तब तो आप सभी लोग देखते हैं, जुड़े रहते हैं क्लास से, लेकिन क्योंकि प्रीमियर लाइव है, बहुत सारे लोग इसको 10, 20, 30 लोगों से ज़्यादा लाइव नहीं देखते हैं, उसके बाद ही सभी वीडियोस देखते हैं। तो बहुत लेंदी क्लास का कोई मतलब नहीं है। हम एक पॉइंट्स आप नोट्स बनाते चलिए, एक पॉइंट्स को, और एक पॉइंट्स को अगर करते, एक टॉपिक को अगर लेकर हम पढ़ते चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हमारी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी हो सकती है, चीज़ें याद रह सकती है। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट का देखते देखते तक शुरू का तो भूल गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी जैसा हो, अभी हमारा आदिकालीन साहित्य जो है जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप बताइएगा, तो फिर हम 2-2, 3-3 टॉपिक को एक क्लास में मर्ज कर देंगे, तो क्लासेस लंबी ऑलरेडी हो जाएंगी। क्योंकि मेरा मानना है कि ज़बरदस्ती की कहानियाँ सुनाना इज़ लाइक, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में इसका कोई काम होगा नहीं कि उन्हीं चीज़ों को खींच के काफ़ी बढ़ाना। तो इस वजह से मैं टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि जो पढ़ा रही हूँ रट्टा मार लेना है, नहीं रटने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ाते वक्त ही मैं याद करा देती हूँ, प्रैक्टिस सेट में याद हो जाएगा आपको और वो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो बताइएगा फिर आगे की अगर क्लासेस आपको मर्ज करनी है तो अभी तो आपका आदिकालीन साहित्य जो है वो ऐसा चलेगा। नेक्स्ट क्लास आपकी लौकिक साहित्य की होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल देखना है, एक साहित्य का उसमें से डिटेल पूछता है, जैसे कि इस रचना का रस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद आपका जो है रासो साहित्य आएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी इंडिपेंडेंट क्लास ही चलेगी। आगे से अगर आप चाहेंगे तो हम क्लासेस मर्ज कर सकते हैं, तो बताइएगा कमेंट करके। सो चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।